नमस्कार। बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के फेसबुक लाइव पेज पर मैं मालती सक्सेना आप सभी व्यूअर्स का खैर मकदम करती हूं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही हमारी शुभकामना है। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है जिस पर आज हम यहाँ बात करेंगे इस फेसबुक लाइव पेज पर, वो है लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जी हाँ, हम अगर बात करते हैं तो किसी ने क्या खूब कहा है, अंधेरा है वहां जहां आदित्य नहीं है, अंधेरा है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। तो हम साहित्य की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और साहित्य की बात अगर हम करते हैं तो हमारा देश काल परिस्थिति जो है वो साहित्य में चित्रित होती है। चाहे कहीं की भी बात करें, अगर हम क्रांतिकारी समय की बात करेंगे तो अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो लेनिन की क्रांतिकारी विचारधारा और मार्क्स ने जो साहित्य लिखा था उसके तहत ही सोवियत रूस में एक साम्यवादी राज्य की स्थापना हुई थी। इसी प्रकार जो मैजिनी थे उनसे इटली के अंदर साम्यवाद की स्थापना हुई थी। ऐसा ही जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हमारे यहाँ जिस प्रकार पौराणिक साहित्य लिखा गया, वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, और अगर हम बात करते हैं हमारा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो हर हिंदुस्तानी के घर में रहता है वो है रामायण। और रामायण की रचना करी थी महर्षि वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि ने उसकी जो रचना की थी उसके पीछे कारण एक था कि उस समय का तत्कालीन समाज हमारी दैवीय और आसुरी शक्तियों के बीच में बटा हुआ था, और उस समाज को जो प्रताड़ित होना पड़ता था उसके लिए एक अवतार की उन्होंने यहाँ पर सृष्टि कर दी अपने साहित्य के द्वारा। और तभी हम भगवान राम को एक अवतार मानते हैं, और उन्होंने मानवों के बीच में रह करके उन असुरी शक्तियों की समाप्ति की। अगर हम बात करते हैं महाभारत काल की तो महर्षि वेदव्यास ने महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ के अंदर जब हम अगर तुलना करते हैं रामायण से और महाभारत के काल की, तो देखिए समाज की परिस्थितियां किस प्रकार बदली। समाज की परिस्थितियां इस प्रकार बदली कि जहां पर एक भाई रामायण काल में अपनी भाई की खड़ाऊ को सिंहासन पर रख करके उनका 14 वर्ष तक इंतजार करता है, वहीं पर महाभारत काल में भाइयों के बीच का संग्राम हमको देखने को मिलता है, जिसमें कैसे कैसे महान योद्धा थे जिन्होंने की कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ाई जो उनका युद्ध हुआ था और उस युद्ध का संचालन वहां पर किया था। पौराणिक और वैदिक काल के बाद में अगर हम बात करते हैं आगे के क्रम में तो आता है देशी साहित्य। देशी साहित्य जो कि राजाओं के दरबार में चारण भाटों द्वारा लिखा गया था। वो ऐसा साहित्य रचते थे अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनके साथ वो युद्ध में रहते थे, और युद्धों का सजीव चित्रण जो उन्होंने अपने चारण साहित्य में किया है वो हमें तत्कालीन समाज की स्थिति को दर्शाता है, उन राजाओं की वीरता को दर्शाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान की, तो उनके साथ में चंद्र बरदाई जो थे उन्होंने रासो साहित्य लिखा, और उन्होंने अपने आश्रयदाता राजा के बारे में, जब उनकी मोहम्मद गौरी के साथ में युद्ध हुआ था और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था, तो उसके अंदर एक दोहा आता है जिसमें चंद्र बरदाई लिखते हैं कि 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रवान, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। यानी एक कवि जो है अपने राजा के साथ वहां है और वो उनको शब्द वेदी बाण चलाने के लिए प्रेरित करता है अपनी रचना के द्वारा। तो देखिए एक कवि जो है किस प्रकार से अपने आश्रयदाता राजा की सहायता करता है किसी का वध करने में। चाहे ये किंवदंती हो सकती है कि मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज के बाण से वो घायल हुए थे या नहीं, लेकिन अगर एक कवि इस प्रकार की रचना करता है तो आप समझ सकते हैं कि एक साहित्य की क्या भूमिका होती है समाज के लिए। समाज भी साहित्य से प्रेरित होता है क्योंकि वह साहित्य से इतिहास को पढ़ता है, और इतिहास ही कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास की पुनरावृत्ति होती है और आगे का समाज जो है वो इतिहास के द्वारा ही आगे लिखा जाता है और देखा जाता है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे के क्रम में जब हम देखते हैं भक्ति काल का समय एक ऐसा समय आया था जबकि पूरे समाज में निराशा व्याप्त थी, क्योंकि मुगल काल में जो औरंगजेब की नीतियां थी उनसे समाज बहुत त्रस्त हो गया था। एक बादशाह जब इस प्रकार की अत्याचारी गतिविधियों को करने लगता है तो वहां का जो समाज था उसने ये सोचा कि ऐसे समय में हम
इस बादशाह के आतंक से इतने परेशान हैं तो जीवन जीने का कोई औचित्य नहीं है। इसके साथ ही उस समय में कर्मकांड का बोलबाला हो गया था, जाति पाति का बोलबाला हो गया था। तो हम अगर उस समय की रचनाओं को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आती है रामचरितमानस। जी हाँ, रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी और रामचरितमानस की रचना करी थी तुलसीदास ने। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कुछ ऐसे अंशों को जोड़ा जिससे कि, और इस भाषा में उसकी रचना की थी अवधी भाषा में, जो कि जनमानस की भाषा थी। और जनमानस को, उस रामचरितमानस को समझने के अंदर उनको समय नहीं लगा और एक नई सृष्टि की तरफ वो चले। तो जनमानस जो था वो उस रचना को पढ़ रहा था, राम के अवतार को देख रहा था। इसके साथ ही कुछ ऐसे अंश जोड़े गए थे रामचरितमानस में जिससे कि लोगों में का मनोबल जो है वो उस अत्याचार वाले शासन से आगे चला और बढ़ा। उस मनोबल के बढ़ने से हमारे समाज में एक क्रांतिकारी चेतना आई जिसका प्रभाव हमें आगे देखने को मिलता है। इसी प्रकार अगर उसी समय की हम बात करते हैं तो बात करते हैं कबीर की। कबीर एक ऐसे कवि थे जो कि निर्गुणवादी थे, लेकिन जिन्होंने जाति पाति पर बहुत ज्यादा तीक्ष्ण प्रहार किए, जिसकी वजह से हमारा जो समाज का जो एक सामाजिक ढांचा था जिसमें कि बहुत ही ऊंच नीच का बोलबाला था, मंदिर में जाने को जो शूद्र जाति थी उसको जाने नहीं दिया जाता था, तो और कर्मकांडों में सारा समाज लिप्त था। तो कबीर ने अपनी जो दोहे थे, अपने जो साखियां थी जिसके अंदर उन्होंने एक आध्यात्मिक रूपक दिए और उसके साथ ही उन्होंने साकार जो स्वरूप, जो मूर्ति पूजा थी उसका उन्होंने विरोध किया। तो कबीर का साहित्य जो है वो एक अलग दिशा में समाज को लेकर के जा रहा है जहां पर कि क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। और वहीं तुलसीदास का जो साहित्य है वो एक स्वांत सुखाय रचना की तरफ लेकर के जा रहा है समाज को, जहां पर लोग अपनी आध्यात्मिक पूजन के अंदर व्यस्त होते हैं और उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी थी, उसकी जो समस्याएं थी, उनका समाधान उनको रामचरितमानस में देखने को मिलता है। हम आगे अगर बात करते हैं, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण किस प्रकार है, तो हम बात करते हैं स्वतंत्रता से पूर्व की साहित्य की। जब अंग्रेजी दासता के विरुद्ध हमारे यहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे तो हमारे समाज में भी इसी प्रकार की, चाहे वो राजनीतिक प्रेरणा से प्रेरित होकर के साहित्य लिखा गया या फिर वो सामाजिक विद्वेष को देख करके लिखा गया। तो अगर हम देखते हैं मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं को, तो उत्तर भारत का जनमानस, उत्तर भारत में जमींदारों से त्रस्त था हमारा समाज और उस जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं, और कहा भी जाता है मुंशी प्रेमचंद को कि कलम का सिपाही। पहले वो नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखा करते थे और बाद में उन्होंने साहित्य लेखन किया मुंशी प्रेमचंद के नाम से। तो मुंशी प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं उनके अंदर एक किसान इतना त्रस्त हो जाता है जमींदारी प्रथा से कि वो अपना खेत नीलगाय को चढ़ने के लिए दे देता है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है कि इस ठंड के अंदर कम से कम मैं अलाव जला करके बैठा हूं तो मेरी ठंड तो जा रही है, क्योंकि अगर जो मैंने फसल बोई है वो फसल तो जमींदार ही सारी ले लेगा, मेरे पास क्या बचेगा। तो देखिए उस समाज की जो स्थिति थी, उन किसानों की जो स्थिति थी, उनका चित्रण मुंशी प्रेमचंद ने किया है। इसी प्रकार अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में शरतचंद्र के उपन्यास लिखे गए नारी की शक्ति को लेकर के। नारी का एक ऐसा स्वरूप शरतचंद्र ने अपने उपन्यासों में दिया जो विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता, क्योंकि उस समय की स्थिति बंगाल की, जहां पर की विधवाओं को वृंदावन भेज दिया जाता था, उनके प्रॉपर्टी में से अधिकार छीन लिए जाते थे, उनको एक निम्न स्तर पर रहने के लिए बाध्य किया जाता था। ऐसे समाज की स्थिति में शरतचंद्र ने अपने उपन्यासों में, जिनके अंदर उन्होंने एक क्रांतिकारी आंदोलन का भी एक समाचार जो था वो उसमें दिया अपने उपन्यासों में, और नारी की स्थिति को चित्रित किया, जैसे परिणीता जिस पर की फिल्म भी बनी है, इसी तरह से देवदास जहां पर फिल्म बनी है, उस कहानी को लेकर के 3-4 फिल्में बन चुकी हैं। इसी प्रकार शरतचंद्र का उपन्यास एक बहुत चर्चित हुआ था, चरित्रहीन। जी हाँ, चरित्रहीन उपन्यास में उन्होंने नारी को यह माना कि सतीत्व ही नारी का परिचायक नहीं है, नारी इससे कहीं आगे और कहीं बेहतर काम करती है, जीवन में लोगों के जीवन को संवारने का काम करती है। तो शरतचंद्र के उपन्यास में नारी की स्थिति का चित्रण हुआ, समाज की स्थिति जो वास्तव में बंगाली समाज की स्थिति थी उसका चित्रण किया गया। अब हम अगर बात करते हैं बांग्ला साहित्य की, तो रविंद्रनाथ टैगोर का साहित्य हम देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो चित्रित किया है वहां उस समय भावनाएं आ रही थी देश प्रेम की भी और मानवतावाद की भी। तो एक प्रकृति प्रेमी रविंद्रनाथ टैगोर ने
शांति निकेतन की स्थापना की, जिसको आजकल कहा जाता है विश्व भारती। जी हाँ, विश्व भारती को समर्पित करते हुए 28 दिसंबर 1921 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये वाक्य कहा था कि यहां पर ये जो विश्व भारती है, इसमें ये एक ऐसा घोंसला है जिसमें सभी देशों के पक्षी आकर के निवास करते हैं। यानी कि विश्व भारती में किसी भी देश के लिए कोई पाबंदी नहीं है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था उन्होंने बनाने का उसको प्रयास किया, जो एक प्राकृतिक परिवेश में बनी हुई है। और उनका जो साहित्य, आज आप देखिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो गान लिखा, एक उनका जो काव्य लिखा है वो राष्ट्रगान है आमार बांग्ला, वो है बांग्लादेश का, और हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन, वो भारत का। तो दो देशों का अगर राष्ट्रगान एक कवि लिख सकता है तो वो सरहदों से पार चला जाता है। जी हाँ, और उनकी बात थी मानवतावाद की, और उन्होंने अपने सारे साहित्य में, जितना भी साहित्य उन्होंने लिखा है, उसके अंदर मानवतावाद की बात की है। यानी वो एक देश तक सिमट करके नहीं रह जाना चाहते, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को ले जाना चाहते थे और समाज को ले जाना चाहते थे। तो ऐसे जो गौरवमयी, और उनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, जो एक बहुत बड़ी बात थी उस समय में तत्कालीन समाज में। अगर हम बात करते हैं देश प्रेम की, तो हमारे यहाँ पे कवि हुए हैं जयशंकर प्रसाद। जी हाँ, जयशंकर प्रसाद ने जो साहित्य लिखा, उसके अंदर देश प्रेम की जो भावनाएं हैं वो कूट कूट करके भरी हुई है। इसी तरह से मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद एक जगह लिखते हैं, हिमाद्री तरंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो चलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो जब हिमालय की श्रृंखलाओं से अगर आवाज आती है, तो ये एक कवि की जो सोच है वो ही हमारे समाज को प्रेरित कर सकती है। और उस समय का जो हमारा समाज था, जिसको कि अंग्रेजों की रास्ता से आगे निकलना था, वहां पर ऐसे साहित्य की रचना की जिसने लोगों को प्रेरित किया। लोकमान्य तिलक की अगर हम बात करते हैं, तो उन्होंने जेल में रह करके गीता रहस्य जैसे ग्रंथ को लिखा। आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति जो कि जेल के कैद खाने में कैद है, वो एक ऐसे साहित्य की रचना कर रहा है, क्योंकि वो समाज से निकल करके आया है, उसको देश को आजादी दिलानी है। वो इस प्रकार का काम अपनी रचना के अंदर, साहित्यिक रचना में कर रहा है, जिससे कि देश उससे प्रेरित हो और आगे के आंदोलनों को बल मिले। तो हम इसी प्रकार हम बात करते हैं हमारे आधुनिक साहित्यकारों की, जिनमें प्रयोगवाद, एक स्वतंत्रता के पश्चात एक समय ऐसी स्थिति आई जब व्यक्ति बहुत ही निराशित, कुंठित मानसिकता से ग्रस्त था, और उस समय में अज्ञेय, प्रभाकर माचवी जैसे, शेखर जैसे उपन्यासकार और साहित्यकार जो थे, कवि थे, जिन्होंने कि इस प्रकार के साहित्य को रचा, जिन्होंने ये बताया कि वास्तव में जो एक मानसिक अंतर्द्वंद है व्यक्ति का, वो किस प्रकार है, उसको उन्होंने चित्रित करने का प्रयास किया अपनी रचनाओं में। तो ऐसे जो कवि और साहित्यकार थे वो हमारे बीच में उपस्थित थे। इसी प्रकार से कहते हैं कि देश काल परिस्थिति के अनुसार साहित्य लिखा जाता है। तो अज्ञेय की रचनाओं में जो हिरोशिमा है, हिरोशिमा के ऊपर जो बम पड़ा था, उसके बाद में जो परमाणु बम का वहां पे अटैक हुआ, और उसके बाद की जो रचनाएं थी, वो उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, उसमें ये बताया है कि एक अमेरिका जैसी शक्ति हमारे यहाँ जो विकसित जो देश है, वो हमारे विकासशील जो देश हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से अपनी हुकूमत करते हैं, और क्या हमको आगे के लिए स्टेप लेना चाहिए। तो ये जो हमारे साहित्यकार थे, उन्होंने हमारे समाज को नए चिंतन की तरफ धकेला, जहां पर व्यक्ति अपने बारे में सोचने लगा। उससे पहले व्यक्ति समाज के लिए सोचता था, लेकिन अब व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा था। तो इस प्रकार का साहित्य हमें देखने को मिला। अगर हम उससे आगे की बात करते हैं, तो ऐसी रचनाएं होने लगी जिनके अंदर आज जो नारी है वो अपने घर से बाहर निकल करके जा रही है, काम कर रही है। तो हमारी जो रचनाएं थी, उनके अंदर स्वतंत्र नारी का चित्रण हुआ। समाज में भी अब, क्योंकि अर्थोपार्जन केवल पुरुष का एकाधिकार नहीं रह गया है, उसमें स्त्री भी बराबर का योगदान देती है। तो ऐसी साहित्यिक रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो समाज का साहित्य पर हर काल में प्रभाव पड़ा है, और जो साहित्य लिखा जाता है उसको पढ़ करके हम अपने भविष्य को देखना शुरू करते हैं। तो निश्चित ही साहित्य वो काम करता है जो कोई तोप या तलवार नहीं कर सकती, क्योंकि साहित्यकार की कलम में वो शक्ति होती है कि वह समाज की सही रूपरेखा को हमारे सामने प्रदर्शित करे। तो इसी के साथ में
मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करना चाहूंगी और आप सभी से मेरा आग्रह है कि हमारे फेसबुक लाइव पेज को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे गुरु केपीओ वेबसाइट पर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल और वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं, जिनको आप पढ़ सकते हैं, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अभी कॉलेज में भी हमारे एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, तो जो भी लिटरेचर एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप उसके अंदर अपना कैरियर बनाइए। मेरी यही शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप दिनों दिन रात दिन उन्नति करते चलें। धन्यवाद।